आइए हम लोग यहाँ पर अपने संवाद को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम लोग प्रश्नों के सेशन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा हम लोग विगत कुछ कक्षाओं में अपने बीपीएससी टियर 4 में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ पर जो हमारे प्रश्न हैं माय डियर, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछने का प्रविधा है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इस कारण से इसको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप कॉन्सेप्चुअल आधार पर प्रश्नों के टेंस को नहीं समझेंगे तब तक जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पौधों को ट्री रिंग्स की सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? ट्री रिंग्स किन पौधों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? एक बात ध्यान में रखना है, ऐसे पौधों में ही ट्री रिंग्स ज़्यादा पाए जाएंगे जहां जलवायु में क्या हो, विविधता हो। तो किस प्रकार की जलवायु में पाए जाएंगे? ध्रुवीय जलवायु में, उष्णकटिबंधीय जलवायु में, समशीतोष्ण जलवायु में। समशीतोष्ण डबल बार यहाँ पर टिक किया गया है। समशीतोष्ण जलवायु में कहीं ना कहीं आप देखें ट्री रिंग्स पाए जाते हैं, जिससे पौधे की आयु की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्री रिंग्स हमारे समशीतोष्ण जलवायु के पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जलवायु को लेकर के, मौसम को लेकर इस क्षेत्र में, इस जलवायु में अधिक विविधता पाई जाती है। अधिक विविधता पाई जाती है। इस कारण से कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं समशीतोष्ण जलवायु के पौधों में क्या पाए जाते हैं, ट्री रिंग्स पाए जाते हैं। तो ये बात सभी को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, पेंडल पीक नहीं, सैंडल पीक है। सैंडल पीक शिखर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर लिखा भी गया, सैंडल पीक शिखर हमारा कहाँ पर स्थित है? बृहद निकोबार में है, उत्तरी अंडमान में है, या फिर हमारी लघु अंडमान में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो बी डबल टिक यहाँ पर हमारा हो गया, राइट आंसर हो गया। हमारा सैंडल पीक, जहाँ तक बात है, हमारी जो सैंडल पीक पाई जाती है, सैंडल पीक हमारे कहां पर पाई जाती है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। उत्तरी अंडमान में पाई जाती है और ये 732 मीटर क्या है, लंबी है। उत्तरी अंडमान में पाई जाती 732 मीटर ये ऊंची है हमारी कौन, सैंडल पीक। तो ऐसा बात सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? सियाचिन हिमनद अक्साई चीन के पूर्व में है, लेह के पूर्व में है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे एक बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। दुनिया का बड़ा ग्लेशियर है। और फिर एक बात ध्यान में रखनी है कि दुनिया का सबसे ऊंचा यौद्धिक स्थल भी है। दुनिया की सबसे ऊंची युद्धभूमि स्थल भी है। युद्धभूमि स्थल भी है। तो ये हमारे नुब्रा घाटी की, ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, ये भी कथन, इसलिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक से अधिक सही होने के कारण से डी हमारा राइट आंसर हो गया। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का एक बड़ा हिमनद है और सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल भी इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण से यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करें, यहाँ पर जो हमारा विकल्प आ रहा, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। सोडियम की क्या नितांत आवश्यकता है, सोडियम के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस उपयुक्त में से, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारी जीवन के लिए, हमारे कौन सा पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए सबसे जरूरी है? कार्बन, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन, और फिर नाइट्रोजन, और फिर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन। ये चार तत्व कहीं ना कहीं मौलिक तत्व हैं, मौलिक तत्व हैं। इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। इसको कौन संतुष्ट कर रहा है? तो वी हमारा संतुष्ट कर रहा है, वी विकल्प हमारा संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि कार्बन का होना भी बहुत जरूरी है। आरएनए, डीएनए के निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है। हाइड्रोजन का होना भी बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन आरएनए, डीएनए के फॉर्मेशन में और प्रोटीन के निर्माण में इनका योगदान होता है। ऑक्सीजन मानव के लिविंग क्रिएचर के सांस के लिए, सांस लेने के लिए बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। तो इसलिए हमारा विकल्प यहां पर बी इज राइट हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब आइए नेक्स्ट विकल्प पर हम लोग यहां पर विचार करते हैं। अगला विकल्प हमारा यहां पर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 150 गुणे 10⁻⁶ किलोमीटर है, या फिर यहां पर 100 गुणे 10⁵ किलोमीटर है, 110 × 10⁶ किलोमीटर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 150 गुणे 110⁻10 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये बात सबको संज्ञान में रखना है कि जब कभी इस प्रकार के प्रश्न आए तो ऐसा जवाब लगाना है। अब यहां अगले प्रश्न की दिशा में हम लोग जब देखते हैं तो यहां पर एक हमारा नया प्रश्न है। धूमकेतु और पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होते हैं। जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है, उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ दिशा में किसी तारे की ओर आकर्षित हो जाता है। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहां पर हमारा विकल्प धूमकेतु के संदर्भ में ए विकल्प इज राइट विकल्प होगा। अब यहां पर हम देखिए उल्का पिंड क्या है। उल्का पिंड हमारे क्या हैं? तो हमारे उल्का पिंड तीव्र गति से चमकता तारा है। वायु अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव्य का अंश है। ये हमारे कहीं न कहीं वायु अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होते हैं उल्का पिंड। और ये उल्का पिंड हमारे मध्य मंडल में आकर के, या फिर हम लोग कहें हमारे आयन मंडल में आकर के, आयन मंडल में आकर के क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमारे उल्का पिंड कहां पर आकर के? आयन मंडल में आकर के हमारे उल्का पिंड क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उल्का पिंड हो गए, और हमारे आयन मंडल में आकर के ये समाप्त हो जाते हैं। ये अपने वायु अंतरिक्ष से अपने वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। अगर हमारा वायुमंडल ना हो तो ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं, यदा कदा गिर जाते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील इसी उल्का पिंड के गिरने के कारण से क्या है? बनी हुई है माय डियर। अब यहां पर एक नया प्रश्न हम लोग देखें। ये नया प्रश्न जो आपका है, खग्रास सूर्य ग्रहण में केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ये विकल्प हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के संदर्भ में। इक्कीस जून की तारीख को सूर्य उत्तरी वृत्त के क्षितिज के नीचे नहीं डूबता।
दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मध्याह्न में भूमध्य रेखा के उत्तरार्ध में व्योमस्थ चमकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहां पर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 21 जून को हमारी जो सूर्य की किरण होती है वो हमारे कहां पर चमकती है? विषुवत रेखा। ये हमारी कौन सी? कर्क रेखा। 21 जून को हमारी सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधा चमकती है और ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा पर ये हमारी नहीं डूबती है। कहां पर डूबती है? ये हमारी कहीं न कहीं कहां पर डूबती है? कर्क रेखा पर डूबता है। तो इस कारण से हमारा विकल्प यहां पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बात सभी को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहां पर देखें सूर्य का प्रभामंडल। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के जलवाष्प से, या फिर हम लोग यहां पर देखें पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फोटकों से, या पच्छाद मेघों के हिम स्फोटकों में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सूर्य के प्रभामंडल स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, या पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फोटकों में, या पच्छाद मेघों के हिम स्फोटकों में, तो यहां पर कहीं न कहीं हमारे तो यहां पर हम लोग देखें पच्छाद मेघों के हिम स्फोटकों में कहीं न कहीं इस कारण से अपवर्तन होकर के ऐसा होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह है, जिस महासागर से हमारा सारगैसो संबंधित है उस महासागर को हम क्या कहते हैं? तो यहां पर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस महासागर में हमारा सारगैसो स्थित है उस महासागर को हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हमें यहां पर देना है। तो उस महासागर को हम क्या कहते हैं? तो हमारा सारगैसो महासागर कहां पर पाया जाता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है माय डियर। हमारी पृथ्वी पर सारगैसो महासागर कहां पर पाया जाता है इसको देखना है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पर यहां पर हम लोग देखें तो ऐसे मानचित्र अगर बनाई तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे यूरोप वगैरह और इस प्रकार से ये भारत, और यहां पर एक रेखा खींचें तो अपना सारगैसो सागर यही है। इस महासागर को हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कहते हैं। और यह महासागर यश के आकार का है, और इसी महासागर में एक जड़ विहीन घासों का समूह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और इसी को हम क्या कहते हैं? जड़ विहीन घासों के समूह को हम सारगैसो सागर कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। जड़ विहीन घासों का समूह है, और ये प्राचीन काल में जब यात्री यूरोप से आप देखें, पुराने काल में आप लोग, आधुनिक काल के पहले जब यूरोप से यात्री अमेरिका की तरफ जाया करते थे तो उनके जहाज इसी सारगैसो सागर में उलझकर डूब जाते थे, उलझ जाते थे। लेकिन आज आधुनिक तकनीकी में हमारी समुद्री यात्रा में सारगैसो सागर कोई बाधा नहीं है। सारगैसो सागर एक बाधा के रूप में नहीं रह गया है, क्योंकि अब हमारे पास आधुनिक तकनीकी आ गई है। उस आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके इसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? गुजरात में होता है, केरल में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर मसालों का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो यहां पर डबल टिक लगा दें। ये प्रश्न आपका कहीं न कहीं क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, फिर गुजरात, ये सभी कहीं न कहीं मसालों का उत्पादन करने लगे हैं। तो मसालों का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो एमपी में होने लगा है। पहले साउथ इंडिया में होता था, लेकिन आज तकनीकी का युग है,
तो इस कारण से कहीं न कहीं इसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और फिर मसालों के सबसे अधिक उत्पादन में किसका स्थान आ गया है, इस प्रकार से। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से। हमारा राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, तो इस प्रकार से हम लोग एक मानचित्र बनाते हैं और यहाँ पर हमारा श्रीलंका है और यहाँ से हमारा धनुषकोटी से एक ब्रिज शुरू होता है जिसे हम आडम ब्रिज कहते हैं या राम सेतु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। और ये राम सेतु हमारा कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोटी से शुरू होता है। धनुषकोटी से शुरू होता है हमारा राम सेतु। तो कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोटी। ए इज राइट विकल्प यहाँ पर आ रहा है। और कुछ लोग कहते हैं इसे मूंगे की चट्टान और कहीं न कहीं इसे आदम सेतु कहा जाता है, राम सेतु के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब यहां पर जो हमारा विकल्प है वो विकल्प हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। म्यांमार से नहीं लगती अपने किस राज्य की सीमा। तो इस प्रकार से भारत का जब हम लोग मानचित्र ड्रा करते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा अरुणाचल प्रदेश और फिर यहाँ पर आपका नागालैंड और फिर यहाँ पर आपका मणिपुर और फिर यहाँ पर आपका मिजोरम। इतने राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार के साथ 1683 किलोमीटर सीमा लगती है। 1643 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की। और ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे कौन सा राज्य नहीं साझा करता है, तो असम राज्य यहां पर सीमा साझा नहीं करता है। सीधा सीधा इस मानचित्र के माध्यम से दिए गए प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माय डियर। यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं जो अपने राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर अपना राज्य जो असम है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है और यहाँ पर कहीं न कहीं नहीं के संदर्भ में जवाब देना है। प्रश्न में हमारे क्या पूछा गया है, नहीं साझा करता है, तो नहीं कौन साझा करता है, तो ये जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, पश्चिमी बंगाल में, झारखंड में, असम में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपना जो जंगल महल है ये कहां पर है, जंगल महल अर्थात कहीं न कहीं जंगल महल माने जंगल का खजाना इसे कह सकते हैं। जंगल का खजाना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये जंगल महल अपना कहां पर स्थित है, तो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पश्चिमी बंगाल में स्थित है अपना जंगल महल। तो यहां पर आपका डबल टिक के तौर पर जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। ये कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं ये जंगल महल अपना कहां पर है, पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम जंगल महल कहते हैं। चिल्का झील से यहां पर प्रश्न पूछा गया है, चिल्का झील कहां पर स्थित है, कर्नाटक के तट पर, मालाबार के तट पर, उत्तरी सागर के तट पर। तो यहां पर हम लोग एक ऐसा बनाते हैं। तो अपना चिल्का झील कहां पर स्थित है, यह है यहां पर चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में है अपना चिल्का झील। तो अपना चिल्का झील का जो ये तट है, कर्नाटक का तट यहां पर है, वहां पर चिल्का झील नहीं दिखाई दे रही है। मालाबार का तट यहां पर है केरल में, यहां पर भी नहीं दिखाई दे रही है। और एक तट यहां पर है,
यहाँ पर जो हमारा तट है और आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार का तट कहते हैं, या उत्तरी सागर तट कहते हैं। और ये उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसी के किनारे अपना कौन है? चिल्का झील है। चिल्का झील पाई जाती है और चिल्का झील में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। चिल्का झील में किसकी मात्रा? सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसी कारण कोढ़ लोग या लेप्रोसी रोग से पीड़ित लोग यहां पर जब स्नान करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है? राहत मिलती है। तो ये चिल्का झील का अपना महत्व है। तो यहां पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी के पक्ष में अपना जवाब रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, निश्चित तौर से इसको रखते हैं संज्ञान में। राजस्थान में एक जल विभाजक है, चीन की दीवार है, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है विश्व के मानचित्र पर। और इसी ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर, पूर्वी तट पर एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल, इसे हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। कैसी प्रवाल भित्ति कहते हैं? अवरोधक, रंग बिरंगी अवरोधक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के निकट है और ये पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। यह एक ऐसी संरचना है जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ऐसी प्राकृतिक संरचना जिसे हम अंतरिक्ष से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी प्राकृतिक संरचना को ध्यान में रखना है। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ये प्रवालों के मरने और उनके एक्यूमुलेशन, उनके एकत्र होने से निर्मित हुआ है। हमारे प्रवाल एक प्रकार के सामाजिक जीव होते हैं। पॉलिप एक प्रकार के सामाजिक जीव होते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में इस प्रकार से हमारा पॉलिप क्या होता है? इसकी खोल में बंद होता है। CaCO3 की खोल में बंद होता है कौन? पॉलिप जीव। और यही जब मर जाता है तो क्रमशः इकट्ठा होता रहता है और इनके इकट्ठा होने से एक ही जगह मरने एक समाधि बन जाती है। उसी को हम लोग समुद्र में प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्तियां तीन प्रकार की होती हैं: तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और फिर एटॉल। इसके तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए के पक्ष में अपना जवाब रखना है। जिस अक्षांश पर तापांतर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, वह अक्षांश अपना कौन है? यहां पर हम एक ग्लोब बनाते हैं। यहां पर हमारी एक रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह हमारी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के आसपास हमारा तापांतर सदैव उच्च बना रहता है। वर्ष भर यहां का ताप उच्च बना रहता है। इसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास जो तापांतर होता है वो दूसरे जगहों की अपेक्षा, जो विकल्प में दिया गया है, उनकी अपेक्षा बहुत न्यून होता है। तो भूमध्य रेखा पर तापांतर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर तापांतर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। किस रेखा पर? तो भूमध्य रेखा पर अपना तापांतर सबसे कम होता है। तो ये बात सबको ध्यान में रखनी है।
सूर्य ग्रहण से एक प्रश्न आया है, तो यहां पर ध्यान से देखना है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए एक परिक्रमण तल में आने से, तो यह निश्चित तौर से सही है। विकल्प ए हमारा राइट हुआ। अब दूसरे विकल्पों पर विचार करते हैं। प्रत्येक अमावस्या को आता है, प्रत्येक अमावस्या को नहीं आता, अमावस्या को तो आता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं आता है। सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक परिक्रमण तल में आने से, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर हमारा सूर्य ग्रहण के संदर्भ में आया हुआ जो प्रश्न है उसमें विकल्प ए राइट हो गया। जब इधर सूर्य हूं और फिर बीच में चंद्रमा आ जाए और यहां पर हमारी पृथ्वी और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर ना पड़े, तो उस दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यह हमेशा कब आएगा? अमावस्या को आएगा। ऐसी अवस्था अमावस्या को निर्मित होती, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को निर्मित नहीं होती। अगर ऐसा होता तो वर्ष में हर महीने सूर्य ग्रहण होता। परंतु ऐसा नहीं है। इस कारण से हमारा जो विकल्प है वो ए इज राइट हो जाएगा। अब हम यहां पर एक मैच करने वाला प्रश्न आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करना है। यहां पर हमारा पैटोमैक यूएसए नदी है, नील नदी हमारी कहां बहती है? सूडान में बहती है। टिग्रिस नदी हमारी इराक में बहती है। टेम्स नदी हमारी इंग्लैंड में बहती है। यहां पर हम लोगों ने मिलाया। अब इसको देखिए, ए का यहां पर 2 कहां पर है, फिर 4 यहां पर है, 1 और 3। और फिर यहां पर हमारा सी का 1। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ई होगा, क्योंकि विकल्पों में यहां पर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इसका सही मैच ये है। कोई भी यहां पर इंफॉर्मेशन करेक्ट ना होने की वजह से मिलान संभव नहीं है। इसलिए विकल्प यहां पर कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब हम एक नए प्रश्न की दिशा में बढ़े। इनुइट लोग नहीं पाए जाते। अलास्का में, स्वीडन में, कनाडा में इनुइट लोग जो पाए जाते हैं ये हमारे एक प्रकार की प्रजाति है और ये मंगोलायड प्रजाति है। मंगोलायड प्रजाति है और ये प्रजाति हमारी कहां पर पाई जाती है? इसका मूल निवास अलास्का है और फिर कहां है? ग्रीनलैंड है और फिर कहां है? कनाडा है और फिर कहां है? रूस के ध्रुवीय प्रदेशों में है। हमारी ये प्रजाति इन स्थानों पर पाई जाती है। ये स्वीडनलैंड में नहीं पाई जाती है। तो ये स्वीडनलैंड में हमारी प्रजाति, इनुइट प्रजाति के लोग स्वीडनलैंड में नहीं, स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये विकल्प आपका क्या हो गया? राइट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एकिस्मो जनजाति हमारी कहां पर निवास करती है? मसाई जनजाति हमारी कहां पर निवास करती है? बुशमैन जनजाति हमारी बोत्सवाना में निवास करती है और ये जनजाति हमारी सऊदी अरब में, बद्दू है, ये बद्दू जनजाति सऊदी अरब में निवास करती है। एकिस्मो जनजाति कनाडा में निवास करती है, ग्रीनलैंड में निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। तो इस प्रकार से ए का यहां पर 3 कहां पर है? तो यहां पर है।
और B का 4 कहां पर है, तो यहां पर है, और फिर C का 2 कहां पर है, तो यहां पर है, और D1, तो यहां पर C इज राइट आंसर हो जाएगा। C यहां पर एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने है। हमारी एकिस्मो जनजाति इग्लू नामक घर बनाती है और स्लेस नामक गाड़ी का इस्तेमाल करती है, और ये हमारी ठंडे प्रदेशों में रहने वाली मंगोलायड जनजाति है जो मछलियों का कच्चे ही खाते हैं, पकाकर नहीं। ये ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाई जाने वाली प्रजाति है हमारी। तो फिर हम लोग यहां पर देखें, मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है, एक छोटी जनजाति है। बुशमैन जनजाति हमारी बोत्सवाना में निवास करती है, बोत्सवाना के जंगलों में। और ये बुशमैन जनजाति हमारी जो है, ये कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, ये आपके चींटियों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सुखा करके खाते हैं उसको। बद्दू जनजाति हमारी एक चरवाहा जनजाति सऊदी अरब के मरुस्थलों में पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है? अर्जेंटीना में 95% तक नगरीकरण हुआ है। ब्राजील में भी लगभग 95% तक नगरीकरण हुआ है। लेकिन उरुग्वे में जो हमारा नगरीकरण है वो 97.3% है। अर्थात सबसे ज्यादा नगरीकरण इन दिए हुए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में किसका है? उरुग्वे का है, जहां 97% आबादी नगरों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। कितने परसेंट आबादी? 97.3% आबादी हमारी यहां पर किस में निवास करती है? नगरों में निवास करती है माय डियर। नगरों में निवास करती है उरुग्वे की 97% जनसंख्या। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन है? डोनेट्स, कीव, खार्किव। तो यहां पर जो डोनेट्स एरिया है, ये सबसे ज्यादा कहीं न कहीं किसका उत्पादन करता है? कोयले का। इसे यूक्रेन की कोयला मंडी कहते हैं। यूक्रेन की कोयला मंडी कहते हैं। सबसे ज्यादा डोनेट्स क्षेत्र यहां पर कोयले का उत्पादन करता है, और यह 8वीं शताब्दी से ही कोयले का उत्पादन कर रहा है। जब यूक्रेन यूनाइटेड यूएसएसआर का भाग हुआ करता था, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये सारे राष्ट्र डाकुओं के आक्रमण के लिए जाने जाते हैं। यहां डाकूगिरी की अर्थव्यवस्था चलती है, समुद्री लुटेरे होते हैं यहां पर। तो यहां जिबूती आचार संहिता, जिबूती ने एक आचार संहिता की। ये कांगो द्रोणी, ये समुद्री डकैतों का अंतरराष्ट्रीय समूह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून है। और इसका सन 2003 में संशोधन भी किया गया। तो एक प्रकार का क्या है? समुद्री कानून है, जेद्दा संशोधन के नाम से जिसे हम जानते हैं। कि संशोधन जिबूती आचार संहिता का जेद्दा संशोधन, जेद्दा संशोधन, आचार संहिता का जेद्दा संशोधन। इस आचार संहिता में संशोधन भी किया गया। अब एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर सूचियों को आपस में मिलान करना है। यहां पर हमारी जो सूचियां हैं, लानोस हमारी कहां पर पाए जाते हैं?
लानोस घास के मैदान हमारे कहां पर पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। स्टेपीज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? तो यूरोप में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बिल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यहां पर एका 4 कहां पर है? तो एका 4 यहां पर 2 जगह है। अब बी का 3 यहां पर है और यहां पर भी है, यहां पर भी है। और फिर सी का प्रेरीज का ए यहां पर है, और फिर डी यहां पर भी। विकल्प आपका क्या हो गया? सही हो जाएगा। पहला विकल्प आपका यहां पर क्या हो गया? राइट हो गया। 4, 3, 1 और 2 यहां पर हमारा राइट विकल्प है। इस प्रकार से आपके लानोस घास के मैदान वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में, प्रेरीज घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और फिर आपके बिल्ड घास के मैदान कहां? अफ्रीका में पाए जाते हैं। इबोला वायरस का नाम एक शहर के नाम पर, एक प्रांत के नाम पर, एक नदी के नाम पर। तो हमारा इबोला वायरस कहीं न कहीं जो नाम रखा गया था, एक नदी के नाम पर रखा गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इबोला नदी कहते हैं। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप नापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता नापते हैं, और एनीमोमीटर से हम लोग वायु का वेग नापते हैं। तो इस प्रकार से ये यहां पर ध्यान में रखना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यहां बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा गया है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, 1 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है। इसलिए ए इस हमारा यहां पर ए एक राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये बात सबको ध्यान में रखनी है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये मानिए बिहार राज्य है, तो इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है, और फिर पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। ये 345 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई। बिहार राज्य किन राज्य देशों के साथ सीमा लगती है? केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, केवल पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर एक से अधिक, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? एक से अधिक। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वह क्यों है ऐसा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो मेटा केंद्र है, जिसे हम मेटा केंद्र कहते हैं, वो उसके अंदर है। मेटा केंद्र जब बाहर चला जाता है तो कोई भी बिल्डिंग स्थिर या गाड़ी अपने संतुलन को खो देती है, अपने संतुलन को बरकरार नहीं रख सकती है। इसका प्रमुख कारण है कि उसका मेटा केंद्र जो है वो कहां पर अंदर है। इसी कारण से हमारी पीसा की मीनार गिरती नहीं है। यहां पर मेटा केंद्र को ध्यान में रखना है। तो हमारी जो गाड़ी चल रही, हम भी तो संतुलित हैं, ये मेटा केंद्र है हमारा, जो हमारे शरीर के संतुलन को साधे हुए है। कोई भी चीज संतुलित है तो उसके बीच में एक मेटा केंद्र होता है। वो अगर मेटा केंद्र इम्बैलेंस हुआ तो वह वस्तु स्थिर नहीं रह जाएगी। तो इस कारण से हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार हमारी कौन कौन सी गैसें हैं? ओजोन की,
नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे किसके लिए, एक से अधिक, ये सब हमारी कहीं ना कहीं किसके लिए उत्तरदायी है, ऊष्मी तापन के लिए जिम्मेदार है, भूमंडलीय उष्णन के लिए जिम्मेदार है, हमारे वायुमंडल में ताप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं ये सारी की सारी गैसें। बिहार राज्य किसके नाम पर पड़ा है? बौद्ध मठों और बिहारों की अधिकता की वजह से, प्राचीन नदी बिहार की वजह से, राजा बिहार के शासनकाल की वजह से। यहां पर बौद्ध बिहार बहुत बड़ी संख्या में है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया है, बिहार पड़ गया। यहां पर बहुत अधिक संख्या में बौद्ध मठों की क्या है? अधिकता है। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1%, 2.86%, 5%। पूरे भारत का कहीं ना कहीं हम देखें तो 2.16% क्षेत्रफल किसका है? बिहार राज्य का है, संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल का 2.86% किसके पास है? बिहार के पास है, संपूर्ण क्षेत्रफल का। नेपाल से एक प्रश्न पूछा गया है, नेपाल की सीमा बिहार के कितने जिलों को टच करती है? 3 जिलों को, 5 जिलों को, 7 जिलों को? 7 जिलों को टच करती है। कितने जिलों को टच करती है? तो 7 जिलों को टच करती है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में कुल कितने जिले लगते हैं? बिहार राज्य की राजधानी 5 जिले, 7 जिले, 9 जिले, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर कहीं ना कहीं डबल टिक कर लीजिए, सी। 9 से अधिक, 9 जिले लगते हैं, 9 से अधिक नहीं, 9 जिले लगते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा ऐसा जिला है जो बिहार राज्य का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है? पटना है, गया है, पश्चिमी चंपारण है, उपयुक्त में से एक से। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ये स्टैटिक्स है, इसको बिल्कुल याद कर लें आंकड़ों को। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है? दरभंगा है, सहरसा है, शिवहर है। इस प्रकार से बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां डबल टिक शिवहर के पक्ष में लगाना है। सबसे छोटा जिला बिहार का कौन है? शिवहर है। तो आज हम लोगों ने प्रश्न के सेशन के साथ हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे और हमने इस प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला को देखा और जाना। तो हम इसी प्रकार से नए नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभेच्छा।